अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बाबर आजम की शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम में ऐसा बड़ा एक्शन हो गया है कि बड़े बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम का पूरा नक्शा ही बदल दिया गया है और हैरान कुन तौर पर एक बिल्कुल नई प्लेइंग 11 इस वक्त दोस्तों सामने आ रही है। लेकिन असल धमाका तो ये है कि अगर बाबर आजम टीम के अंदर मौजूद होते तो इस शिकस्त का सारा मलबा एक बार फिर बाबर के सर आना था। लेकिन दोस्तों, बाबर आजम ने आते ही ऐसा फैसला कर लिया है कि बड़े बड़े नाम भी टीम से बाहर हो गए हैं और अब दूसरे टेस्ट मैच में आपको कई ऐसे चेहरे नजर नहीं आएंगे जिन्हें टीम का आप मुस्तकिल हिस्सा समझते थे। जी हां दोस्तों, बाबर आजम ने बड़े नामों के ऊपर छुरी चला दी है। मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और आगा सलमान समेत कई बड़े नामों के हवाले से इंतहाई बड़ी तब्दीली इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर बाबर आजम ने ऐसा क्या फैसला किया कि टीम की पूरी तरकीब ही बदल गई और दूसरे टेस्ट के लिए वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें अब मौका दिया जा रहा है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ओपनिंग जोड़ी तक तब्दील होने जा रही है। आपका मिडिल ऑर्डर, आपका बॉलिंग अटैक, यानी इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में अब पाकिस्तान की शुरुआत ही एक बिल्कुल नए अंदाज में होने वाली है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि पाकिस्तान की नई प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन से बड़े नाम बाहर हुए हैं, किन खिलाड़ियों की पक्की छुट्टी हो चुकी है और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच कब और कितने बजे शुरू होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि आप इस वक्त जिस जगह, जिस शहर और जिस मुल्क से भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है ताकि पता चल सके क्रिकेट नाज़रीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों, हाँ, बाबर आजम के एक लाइक ज़रूर बनता है क्योंकि अगर वाकई उन्होंने बड़े नामों के खिलाफ इतना बड़ा फैसला किया है तो ये इंतहाई दलेराना कदम है। सबसे पहले दोस्तों ओपनिंग की बात करते हैं। नंबर 1 पर अब्दुल्ला शफीक नजर आ रहे हैं और यहाँ एक दिलचस्प बात है, अब्दुल्ला को आप नंबर 1 पर खिलाएंगे, नंबर 2 पर या फिर नंबर 3 पर। जब ये फॉर्म में हो तो उन्हें कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले अरसे में भी अब्दुल्ला शफीक ने ओपनिंग की है और शान के साथ खेला है और एक बार फिर दोनों ही ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ असल सवाल अब्दुल्ला शफीक नहीं, शान मसूद का है। क्योंकि दोस्तों, अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो सवाल बनता है कि क्या शान को अब भी मौका मिलना चाहिए था। मसला ये है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ऐसा बैकअप मौजूद है जिस पर मैनेजमेंट मुकम्मल एतमाद कर सके। शायद यही वजह है कि शान और अब्दुल्ला को बरकरार रखा गया है। लेकिन दोस्तों, असल हैरत नंबर 3 पर शुरू होती है। नंबर 3 पर एक बार फिर दोस्तों इमामुल हक का नाम आ रहा है और यही वो फैसला है जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होने वाली है। क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ इमाम को खिलाने का नहीं, सवाल ये है कि अगर इमाम को मौका मिल रहा है तो फिर अजान अवैस को बाहर क्यों रखा गया। आप कहेंगे कि शायद बाबर आजम यारी दोस्ती को प्रमोट कर रहा है, लेकिन ज़रा दूसरी तरफ भी देखें। अगर अजान अवैस और इमामुल हक दोनों ही इस वक्त बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो मैनेजमेंट के सामने चॉइस भी कोई बहुत आसान नहीं थी। एक को रखना था, दूसरे को बाहर करना था। यानी मसला सिर्फ बाबर आजम का नहीं, मसला एक पूरे सिलेक्शन सिस्टम का है और यही वो जगह है जहां मैनेजमेंट को जवाब देना चाहिए कि नए खिलाड़ियों को मौका कब मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों नंबर 4 पर, जहां आपको नजर आएंगे बाबर आजम। बाबर कप्तानी करें या ना करें, एक बात माननी पड़ेगी कि इस वक्त वो वाकई बैटिंग लाइनअप के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल दिखाई दे रहे हैं और पिछले मैच के बाद एक चीज़ बहुत वाजिया हो गई है, बाबर आजम के बगैर ये बैटिंग लाइनअप कितनी कमज़ोर हो सकती है इसका अंदाज़ा सबने देख लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम कोई नाकाबिल शिकस्त मैच विनर है, नहीं दोस्तों, बाबर से भी गलतियां होती हैं, बाबर से भी बड़ी इनिंग्स की तवक्को होती है। लेकिन मसला ये है कि अगर बाबर को निकाल दें तो उसके बाद फिर कौन है आपके पास, यही असल सवाल है। और अब आते हैं उस फैसले पर जिसने वाकई एक बहस ख़त्म कर दी है। नंबर 5 पर दोस्तों रिजवान की जगह बिलाखिर गाजी गौरी को मौका दिया जा रहा है और सच बताऊं तो रिजवान को बाहर होने पर मुझे ज़ाती तौर पर हैरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मुसलसल परफॉर्मेंस दे रहे हों तो सिर्फ नाम की बुनियाद पर किसी खिलाड़ी को हमेशा टीम में नहीं रखा जाता। आप देख लें रिजवान कितने अरसे से मुकम्मल फ्लॉप हो रहे हैं और गाजी गौरी के साथ एक बात ज़रूर है, जिस भी मौके पर उसे शामिल किया गया उसने कम अज़ कम ये साबित किया कि वो प्रेशर से परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखता है। और अब देखना ये है कि क्या वो इस मौके को दूसरे टेस्ट मैच में भी इस्तेमाल कर पाता है या फिर नहीं। और यहाँ दोस्तों एक सवाल आपसे भी बनता है, क्या रिजवान को वाकई बाहर होना चाहिए था या मैनेजमेंट ने जल्दी फैसला किया।
क्योंकि अगर रिजवान बाहर हो सकता है तो फिर अगले चंद नामों पर भी सवालात लाजमी बनते हैं। और अब आते हैं दोस्तों साउथ शकील पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मामला थोड़ा अजीब है क्योंकि साउथ से परफॉर्मेंस की तवक्का बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस ना आने की वजह से सवालात उठना शुरू हो चुकी हैं। एक सीरीज़ ख़राब हो सकती है, 2 इनिंग्स ख़राब हो सकती हैं, लेकिन अगर मुसलसल परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो फिर रेपुटेशन पर कब तक मौका दिया जा रहा है आपको। और यही सवाल आगा सलमान के बारे में भी दोस्तों बनता है। आगा को देखें तो नाम बड़ा है, रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन मौजूदा परफॉर्मेंस, वहाँ सवालिया निशान ही निशान है यहाँ पर दोस्तों। आप ज़रा रुकिए, क्योंकि यहाँ मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ रेपुटेशन के बजाय मुकम्मल मेरिट पर सिलेक्शन होना है तो फिर कुछ बड़े नामों को भी जवाब देना होगा। रिजवान, साउथ शकील, आगा सलमान और इमामुल हक, इन चारों की सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस मत देखें, पिछले कई मैचेस का रिकॉर्ड देखें। अगर परफॉर्मेंस मुसलसल कमज़ोर है तो फिर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा खिलाड़ी है या नहीं, सवाल ये होना चाहिए क्या इस वक्त इससे बेहतर खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट में मौजूद है या फिर नहीं। अगर मौजूद है तो मौका क्यों नहीं मिल रहा, कौन जवाब देगा। और अगर मौजूद नहीं है तो फिर उन खिलाड़ियों की टीम में रखने का अलावा मैनेजमेंट के पास वाकई कोई ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं दोस्तों बॉलिंग की तरफ, जहां एक बड़ा चेंज हो सकता है। खुर्रम शहजाद को यहां पर बाहर किया जा रहा है और उनकी जगह पर नसीम शाह के छोटे भाई उबैद शाह जैसे नौजवान को मौका मिलने की बात हो रही है। और ऑनेस्टली अगर आप पिछली परफॉर्मेंस देखें तो ये फैसला समझ में आता है। खुर्रम शहजाद ने 133 रन दिए और जब आप एक टेस्ट मैच में इतने रन दे रहे हों तो जाहिर है सवाल तो बनेगा। ना सिर्फ आपकी टीम यहाँ पर जो है ना मुश्किल में आएगी, बल्कि आपके अपने खिलाफ भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ख़ास तौर पर जब अपोजिशन मुसलसल प्रेशर बना रही हो। लेकिन दोस्तों यहाँ भी सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के पास वाकई इससे बेहतर बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। अगर है तो उसे मौका क्यों नहीं दिया गया। अगर नहीं है तो फिर सिर्फ खिलाड़ी बदलने से मसला हल नहीं होगा। मोहम्मद अब्बास की बात करें तो उनका इंक्लूजन शायद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल फैसला है। उन्होंने भी बाकी बॉलर्स के मुकाबले में बेहतर कंट्रोल दिखाया है और इकॉनमी भी बेहतर रही है। ऐसे वक्त में जब बॉलिंग अटैक प्रेशर में हो, एक्सपीरियंस और कंट्रोल की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अब आता है पूरी प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा सवाल, साजिद खान या अली उस्मान। ये वो डिसीजन है जिस पर बाबर आजम और मैनेजमेंट को वाकई सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड अगर 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतर रही है तो पाकिस्तान को 2 फास्ट बॉलर के साथ आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर आप ज़्यादा फास्ट बॉलर खिलाते हैं तो पूरा स्पिन का कम्बिनेशन मुतासिर हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए। मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्बास, उबैद शाह के साथ चौथा फास्ट बॉलर कौन हो। साजिद खान को शामिल करके स्पिन को मजबूत किया जाए या फिर अली उस्मान को मौका दिया जाए। ये एक ऐसा फैसला है जो सिर्फ प्लेइंग 11 के नाम नहीं बदलेगा, बल्कि पूरे टेस्ट मैच की स्ट्रैटेजी बदल सकता है। और यही वजह है कि मेरी नज़र में पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग अभी अपोजिशन के खिलाफ नहीं, अपनी सिलेक्शन के अंदर है। क्योंकि अगर बाबर ने इस बार सही कम्बिनेशन चुन लिया तो नौजवान खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान एक बिल्कुल मुख्तलिफ टीम नज़र आ सकती है। लेकिन अगर वही पुराने मुसलसल दोबारा वापस आ जाते हैं मसाइल, तो फिर सवाल सिर्फ एक मैच का नहीं होगा। फिर सवाल ये होगा कि आखिर पाकिस्तान की नई टीम बनाने के लिए और कितने मौके चाहिए, और कितने मैच और कितने साल चाहिए। अब आप बताएं दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी। खास तौर पर आखिरी फैसला साजिद खान या फिर अली उस्मान।